हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएमपी? ठीक है, जीएमपी एंड क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जीएमपी एग्जिस्टेंस में कब आई थी। आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। यस यस सर। मैं हर स्लाइड के बाद आप लोगों से एक बार पूछूंगा यस और नो। आप लोगों को आवाज दे देनी है ताकि मेरे को लगे कि आप लोग भी हैं और मैं भी हूं। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयर में कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ गए? यस सर। हाँ, बस ऐसे यस और नो बोलना है आपको। जीएमपी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएमपी एग्जिस्टेंस में कब आई थी, उसके पीछे क्या रीजन था, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि एक जो इतनी ज्यादा जो ट्रेजेडी हुई है पास्ट में, वो उन ट्रेजेडीज ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सख्ते में ला दिया कि किस टाइप के ऑपरेशंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो उसको सही करने के लिए जीएमपी को 1963 में एग्जिस्ट होना पड़ा, जिसके बदौलत सारी की सारी चीजें, मतलब मेन जो एम्फेसिस था, मेन जो फोकस था, वो किस चीज के ऊपर था? क्वालिटी के ऊपर था। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी क्वालिटी के ऊपर था, उनकी हाइजीन के ऊपर था। जितनी भी वहां पे सारी चीजें हो रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, और अगर मैं बात करता हूं उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसकी स्टोरेज है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मतलब एक से लेकर एंड तक, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक की पूरी जो कवरेज थी वो किसके पास आ गई? जीएमपी के पास आ गई। ओके, यस और नो? ओके, ठीक है, आवाज आ रही है। तो जीएमपी ensures that quality is built into the organization and processes involved in manufacture. It covers all the aspects of manufacture. क्या क्या आता है? कलेक्शन जो रॉ मटेरियल का है, देन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल दोनों के दोनों आते हैं, और ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर क्यूसी और जीएमपी दोनों में से कोई एक भी अगर मिसलीडिंग होगा तो हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशन आएगी, और जो हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करते हैं वो सारी की सारी क्वालिटी हमारी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो व्हाट इज जीएमपी? इट इज अ पार्ट ऑफ क्यूए व्हिच एंश्योर द प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हर टाइम पे एक ही बात करते हैं, वी हैव टू टेक द क्वालिटी। और क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी पैरामीटर्स भी तो होने चाहिए। अगर हमारे पास क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं आने वाला। क्वालिटी अगर किसी पर्सन के अंदर नहीं है, देखो सबसे पहले होनी चाहिए नॉलेज आपको, क्योंकि सबसे पहले परफॉर्म आप करेंगे। तो आपको अगर बेसिक आइडिया ही नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, तो क्या परफॉर्म कर पाओगे? आंसर इज नो। नो सर। ठीक है ना। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं, फिर आती है बात इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि आपको क्या यूज करने हैं? केमिकल्स यूज करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। अगर आपके जो केमिकल्स हैं वो, अगर आपके देखो दो टाइप के हमारे केमिकल्स आते हैं, एक आता है लैब स्केल और एक आता है हमारा किस टाइप का? एक आते हैं हमारे एनालिटिकल ग्रेड। तो हमारे जो एलआर ग्रेड होते हैं, लैब रिएजेंट्स, वो हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। तो जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो एनालिसिस के अंदर हमें एआर ग्रेड के केमिकल चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिएजेंट। एनालिटिकल रिएजेंट, हमें वहां पे एलआर ग्रेड काम नहीं करता। एलआर मींस लैब रिएजेंट। लैब रिएजेंट आप लोगों के लिए, बी फॉर्म के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जब एम फॉर्म के लिए बात करूंगा या फिर पीएचडी के लिए बात करूंगा, वहां पे आपको एआर ग्रेड चाहिए। तो कोई आपसे पूछता है कि केमिकल कौन से ग्रेड के यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपके बिल्कुल माइंड स्विच ऑफ नहीं हो जाना चाहिए कि यार केमिकल में भी कोई ग्रेड होता है। हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ग्रेड पे अगर पहुंचेंगे ना, तो लो और हाई ग्रेड पे पहुंचेंगे बस हम, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें दो ग्रेड्स बताने हैं, एक तो एलआर ग्रेड और एक एआर ग्रेड। एलआर मींस लैब रिएजेंट, एआर मींस एनालिटिकल रिएजेंट्स। तो एनालिटिकल रिएजेंट फॉर, नाम से समझ में आ रहा है, एनालिसिस, और एनालिसिस मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। क्लियर? क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्यूए, जीएमपी और क्यूसी, मैंने आपको बताया ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तीनों का ऑब्जेक्टिव एक है कि क्वालिटी चाहिए जो सा भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूए के पार्ट जीएमपी और क्यूसी है, तो उनका जो मेन फंक्शन है, सिग्निफिकेंस जो है वो एक ही है बस। ठीक है। अब मैं जीएमपी की बात करता हूं तो जीएमपी की अगर मैं बात करूं, इसका भी एक ही काम है कि जो सा भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्यूए का ये पार्ट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस को पूरा का पूरा एप्रोप्रिएटली देखा जाए, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा यूज के लिए बन सके। नाउ द क्यूसी। क्यूसी इज बिट डिफरेंट फ्रॉम क्यूए। बहुत सारी चीजों में होता है, क्योंकि यहां पे सारे के सारे जो हमारे टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर मैं सैंपलिंग की बात करूं, इनिशियल स्टेज पे जो रॉ मटेरियल आता है तो वो क्यूसी पर्सन जाता है। क्यूसी पर्सन वहां से सैंपल लेगा,
प्लस आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रही है वहां से भी जाके क्यूसी पर्सन सैंपल लेगा। उसके बाद उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैं अगर बात करता हूं, उसको अगर डिसोल्यूशन करना है, उसका डिसइंटीग्रेशन करना है, उसका वेट वेरिएशन करना है, उसका ड्रग कंटेंट चेक करना है, तो ये सारे के सारे जो काम है किसके पास है? ये क्यूसी पर्सन के पास है। क्यूसी पर्सन अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और क्यूए पर्सन के पास लेके जाएगा। सेम जीएमपी की जो कंडीशंस हैं, जीएमपी की कंडीशंस भी वो सारी की सारी डिनोट करती हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर सॉर्ट आउट नहीं हुई, ओवरकम नहीं हुई, तो समझ के चलिए कि ये एक इतना बड़ा टास्क हो जाएगा जो कि संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और हमारी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अंदर डिटोरिएशन आना चालू हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ठीक है, आप हैं इसका मतलब। नाउ द QC एंड QA, यहां थोड़ा सा डिफरेंस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि QC किसका पार्ट है? QA का पार्ट है। और सम टोटल है जितने भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी सारे हमारे अरेंजमेंट्स हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं? क्वालिटी के लिए किए जा रहे हैं, जो कि उसके यूज के लिए रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं QC की बात करता हूं तो QC हमारा जो है QA का पार्ट है। और जीएमपी और जो क्यू है वो सारे के सारे इसी के पार्ट हैं। अंडर जीएमपी हमारा क्यूसी आता है, ऑल्दो ये क्यूए का भी पार्ट है, जिसके अंदर हम सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, ये सारे के सारे नेसेसरी टेस्ट कैरिड आउट करने हैं। क्यूए कोई टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन क्यूए वाले को क्यूसी की नॉलेज होगी। आप उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि क्यूए वाले ने भी 3 साल कम से कम क्यूसी में काम किया है, तो वो समझ लो आप उसको कभी मामू नहीं बना पाओगे। क्लियर? ठीक है ना? तो मतलब क्यूसी कौन है? क्यूसी इनिशियल स्टेज पे आपको क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको किस चीज का, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 साल का, 3 साल का, तो आपको क्यूए के अंदर स्विच कर दिया जाएगा। बट एक इसके अंदर जैसे क्यूए का जो रिलेशन होता है वो होता है रेगुलेटरी से, रेगुलेटरी एजेंसी से, या रेगुलेटरी अफेयर्स आपने सुना होगा, जो सेम चीज करता है डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन किससे रिलेटेड बन रहे हैं? वहां के जो प्रोडक्ट हैं, वहां की जो स्पेसिफिकेशन है, वहां की जो गाइडलाइंस है, वहां की जो सैंपलिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा का सारा क्यूसी बना के क्यूए को पेश करता है। क्यूए फिर रैंडमली उसमें से चीजों को स्क्रूटनाइज करता है, चेक करता है कि ये ओके है या नहीं है, और उसके बाद अपनी एक मोहर लगा देता है। तो मैं बार बार आप सब लोगों को भी मैंने भी पहले डिस्कस किया है, तो क्यूसी मतलब आप लोग हैं, क्यूए मतलब टीचर। क्यूसी ने काम किया, क्यूए ने, टीचर ने उसको साइन कर दिया। साइन कर दिया, टीचर कई बार मना करता है ना, ये गलत लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि क्यूसी के अंदर कुछ कमी निकल रही है, उसको इंप्रूवमेंट के लिए भेजा गया है, इसका मतलब वो पास नहीं हुई। बट हमें क्या करना पड़ता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर? अभी जैसे यहां तो टीचर ने सिर्फ आपको बोल दिया, आप कह देते हो सर रेड पेन मत चलाना या मैम रेड पेन मत चलाना, लेकिन वहां पे ये रेड पेन चलाना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए वहां पे, क्योंकि हर चीज को हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। अगर हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो समझ लो फंसेंगे भी हम। तो यहाँ एक इंटीग्रल पार्ट, जो मेन चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना है, वो यही है कि हमें, आप लोग अगर चाहें तो इसका देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप, मैंने जो वेबसाइट भेजी थी उस पर ही अवेलेबल है, और अगर इनकेस आप लोगों से अगर नहीं देख पाए थे तो मैं इसको आप लोगों के ग्रुप में भी भेज दूंगा। कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। यस सर। और बस 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 ठीक है। मेरे को एक ओके की जरूरत है, इतने ज्यादा ओके नहीं चाहिए जिससे मेरे को ये लगे कि मेरा कनेक्शन आउट नहीं हुआ है। दैट्स इट। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमें करनी है। हमें ऑपरेशनल जो लेबोरेटरीज हैं उसकी टेक्निक, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाना है। यहाँ क्यूए की बात करता हूं तो इसके अंदर जितने भी हमारे प्लान्ड और सिस्टमिक एक्शंस हैं जो कि हमें कॉन्फिडेंस में लाने के लिए जरूरी है, जिससे कि हम बिलीव कर सकें कि हमारी क्वालिटी को लेकर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारा ये डिपार्टमेंट फुलफिल कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे प्रोसीजर, सारे की सारी सैंपलिंग ये परफॉर्म की गई है। ठीक है ना? ऑल्दो दीज आर लाइक ऑल रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि एक का दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि नहीं दिस इज द वर्क ऑफ अ क्यूसी पर्सन और दिस इज द वर्क ऑफ अ क्यूए पर्सन, देन वी आर एक्चुअली रॉन्ग। हमें दोनों के दोनों केसेस में रिक्वायरमेंट है, दोनों के लाइक लैब, जैसे आपने यहाँ पॉइंट देखो, क्यूसी इज लैब बेस्ड क्योंकि सारा का सारा लैब बेस्ड करेंगे, और क्यूए इज कंपनी बेस्ड क्योंकि क्यूसी पर्सन वहां पे जाके हैंड ओवर करेगा। लेकिन क्यूए पर्सन भी लैब के अंदर आके काम कर सकता है और सारी की सारी डिटेलिंग करेगा। इन केस क्यूसी पर्सन अगर नहीं है तो ही मस्ट नो ना कि सैंपलिंग प्रोसीजर क्या है,
या उनको जो गाइडलाइंस देगा वो कौन देने वाला है? वो क्यूए पर्सन ही तो देने वाला है। भाई आपको सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस कौन देता है? आपको टीचर टीचर ही जैसे। देते हैं। तो अब टीचर ने वो इन्फॉर्मेशन कहां से ली है? टीचर ने वो इन्फॉर्मेशन ली है जो रिटन प्रोसीजर्स हैं। वो रिटन प्रोसीजर किसमें डॉक्यूमेंटेड है? इंडियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है, या फिर और ऐसी बुक्स जो कि रेफरेंस के लिए और उनके मतलब प्रोसीजर्स के लिए यूज की जा सकती है। नाउ अभी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सॉलिड डोसेज फॉर्म में कैसे काम करती है, सेमी सॉलिड में कैसे करती है, लिक्विड ओरल्स में कैसे करती है, पैरेंटरल में कैसे करती है। ये आप लोगों के सिलेबस में सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड ओरल्स। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में और होम्योपैथिक में। शायद इसके अलावा शायद और ऐसा कोई पैरामीटर इन्होंने छोड़ा नहीं है कि जिसमें जीएमपी की रिक्वायरमेंट ना हो। आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठा लो, फार्मा इंडस्ट्री आप उठा लो, एलोपैथी की इंडस्ट्री उठाओ, आयुर्वेदा की इंडस्ट्री उठाओ, इसके अलावा आप बायोटेक रिलेटेड इंडस्ट्री उठाओ, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री उठाओ, होम्योपैथिक की इंडस्ट्री उठाओ, न्यूट्रास्यूटिकल की इंडस्ट्री उठाओ, हर जगह कौन सा पार्ट है बेटा? एक ही चीज है जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। क्या कोई कॉस्मेटिक कंपनी बिना क्वालिटी के चल जाएगी? क्या कोई बायोटेक प्रोडक्ट बिना क्वालिटी के चल पाएंगे? क्या कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिना क्वालिटी के चल पाएंगे? चल पाएंगे, सिर्फ एक बार चल पाएंगे, जब तक सेल नहीं हो रही, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही आपको रिस्पॉन्स पता लगेगा, आप इमीडिएटली स्विच करवा देंगे कि नहीं, आपको यूज ही नहीं करना। न्यूट्रास्यूटिकल्स आप लोग गए हैं, आप लोगों ने वो किया है, क्या नाम है, याकुल्ट वाली कंपनी में गए थे आप, वहां पे आपने जो ड्रिंक पी थी तो वो न्यूट्रास्यूटिकल वाली कंपनी थी। देखी थी आप लोगों ने याकुल्ट कंपनी की कितना ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी प्रोसीजर्स हैं उन्होंने फॉलो कर रखे थे। हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया था उन्होंने, देखने के लिए बाहर से ही सारा का सारा ऑपरेशन दिखाया था ताकि कंटामिनेशन ना आ जाए। ठीक है ना? कंटामिनेशन आया तो इसका मतलब रिस्क बढ़ जाएगा, और रिस्क बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी? किसको होगी? वहां पे जो बैच है वो फिर रिजेक्ट होने के चांस है और नौकरी जाने के चांस हो जाते हैं। ये इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं बेटा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस गेट मोर प्रॉफिट, गेट मोर प्रोडक्शन, जीएमपी ट्रेनिंग विदाउट टीयर्स। देखो सबसे पहली चीज, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आएगी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस से, क्योंकि यहां पे मेन रोल आ जाता है मैनेजमेंट का, स्टाफ का, जो मेन ऑपरेशन जो है, मतलब जिसके भरोसे हम काम कर रहे हैं। फायदा क्या होता है जीएमपी लेने का? इनिशियल लेवल पे बेटा बहुत पैसा लगेगा। ये मान के चलिए कि हमें खर्चा ही, मतलब हम जब सेटअप करेंगे तो हमको ये लगेगा यार हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इसको कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाद में होने वाले लॉसेस को बचाने के लिए, प्रोडक्शन बैच रिजेक्ट ना हो जाए उस चीज को बचाने के लिए, अगर उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी विदाउट रिजेक्शन एक्चुअली। और जब हम ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग देने के बाद ही हम ये सारी की सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन बैच में याद आने वाली है, कोई रिजेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि हम क्या है हर स्टेप पर चेक कर रहे हैं। पहले क्या था, पूरा प्रोडक्ट बनता था तब चेकिंग होती थी, और जब हमें स्टेप बाय स्टेप पता लग रहा है कि ये तो भैया हमने सपोज करो वर्क कर रहे हैं हम कीटोगोनाजोल पे, और कीटोगोनाजोल पहले ही स्टेप पे फेल कर गई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, हमने कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करके देखा, हमने इमीडिएटली बता दिया कि भैया ये कीटोगोनाजोल है ही नहीं, क्योंकि ये इसके टेस्ट को पास ही नहीं कर रहा। तो हम एटलीस्ट जो एपीआई जहां से मंगाया उसको हम कंप्लेंट कर सकते हैं। अब पता लगा बनने के बाद हमने चेक किया कि इसका हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करके देखें, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके देखें, तो आप लोगों को नुकसान कहां पे ज्यादा होने वाला है, पहले स्टेप पे या फिर लास्ट वाले स्टेप पे? लास्ट स्टेप पे। लास्ट के स्टेप पे ऑफ कोर्स। तो हमें ये चीज देखनी है, तो जीएमपी इन सारी चीजों को इंश्योर करता है। ये 10 प्रिंसिपल हैं जीएमपी के। ठीक है, सबसे पहला क्या है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपरली। हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए, सारी के सारी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, उनकी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे प्लांट के अंदर, इसके बारे में पूरा का पूरा पता हो। सेकेंड नंबर पे रिटर्न प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं उन्हीं को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि भैया इसमें ऐसा लिखा हुआ है चलो कोई बात नहीं चेंजेस करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। जब हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं, मतलब लैब स्केल में बात करेंगे, तो हम यहां पे चेंजेस देख सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जहां लाखों में करोड़ों में बैच बनेगा, वहां पे हमें बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा जो है वो है थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट वर्क। हर चीज का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, लाइब्रेरी में जाने के लिए आपसे एक एंट्री कराई जाती है गेट पे,
आप सब लोगों ने नोटिस किया है कभी? यस सर। यस सर। उसका क्या मतलब क्यों कराई जाती है? आपको क्या लगता है, क्या सोच सकते हैं उसके पीछे आप? इसलिए की जाती है कि कौन बंदा अंदर आया और कौन बाहर गया, इस वजह से। बस आपके लिए इतना, आप इतना समझ सकते हैं कि कौन सा बंदा बाहर से आया है और कौन सा बंदा बाहर गया है, बस, है ना? जिससे कि इन केस कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम बाद में ट्रेस आउट कर सकें कि इतने से इतने बजे तक ये बंदा यहाँ पे था, इसकी कोई किसी से सर, लड़ाई हुई, किसी से कोई मारपीट हुई, या फिर कोई बुक लॉस्ट हो गई, या फिर ऐसी कोई चीजें हुई, उसके लिए। यही है ना? यस सर। इसके अलावा और कुछ सोच सकते हैं? ये तो हो गया एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ क्यूसी लैब। अच्छा, क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ सोच सकता है क्या? मतलब एज अ टीचर ये कैसे इंपॉर्टेंट है? फिर एज अ रेगुलेशन, एज अ रेगुलेटरी बॉडी, या फिर एज अ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कैसे इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आपके पास इंस्पेक्शन की टीम आती है, ठीक है ना? अब मैं आपको जो डिटेलिंग बताऊंगा उससे आपको और शायद रोशनी खुलेगी। आपके पास इंस्पेक्शन की टीम आई, तो इंस्पेक्शन की टीम ने सबसे पहले पूछा कि आपके बच्चे क्या लाइब्रेरी में जाते हैं? आपका आंसर होगा यस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि सर लाइब्रेरी में जाते हैं? हाँ जी। कैसे बताएंगे आप? उसके लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले? डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी का, रिकॉर्ड। रजिस्टर। लाइब्रेरी का एंट्री रजिस्टर। आपसे पूछा कितने बच्चे डेली अमूमन लाइब्रेरी जाते हैं? आप कहते हैं लगभग 100 जाते हैं। लाइब्रेरी रजिस्टर के अंदर देखा, पहले तो रजिस्टर ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, रजिस्टर था लेकिन वो बना ही हुआ ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी को बोला ही नहीं गया कि एंट्री करके आओ। जहां साहब बोलते हैं ना कि पहले एंट्री करो, पहले एंट्री करो, बोलते हैं 2-3 बार जब बच्चे बिना एंट्री के यस घुसने सर। लगते हैं, यस सर। है ना? अब वो किस लिए बोल रहे हैं? इसी चीज के लिए बोल रहे हैं, ताकि इन केस उनके पास हम अपना ना इंटरनल ऑडिट करते हैं। पहले क्या होता है, एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। जैसे मुझे अगर किसी का कोई काम करना है, या आप लैब के अंदर सामान इशू करवाते हो, तो सामान इशू के टाइम पे आप लोगों से स्लिप्स ली जाती हैं। उन स्लिप में लिखा जाता है कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप ले रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो ब्रेकेज होती है वो भी साइन कराई जाती है। तो ये एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। उस डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है। आप लोग प्रैक्टिकल की फाइल लिखते हो बेटा, प्रैक्टिकल की फाइल, आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया लेकिन प्रैक्टिकल लिखा नहीं। अगली टर्न पे आप आए, आप लोगों से बोला गया कि अपनी फाइल चेक कराइए। आप लोग क्या बोलोगे कि सर मैं डॉक्यूमेंट लिखना भूल गया। अगर अगले दिन कोई दूसरा टीचर हुआ, क्या वो बिलीव करेगा कि आपने उस दिन प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था? अगर नहीं आपने उस दिन करेगा। अपने एम पे, ऑब्जेक्टिव पे अगर साइन नहीं कराया तो? नो सर। नहीं आपने करेगा। उस दिन ऑब्जेक्टिव पे साइन करा लिया, दिस शोज, ये एक प्रैक्टिस है फार्मा इंडस्ट्री की। यहाँ पे आप अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं इसकी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपने हर स्टेप पे अपने सीनियर से साइन नहीं कराए, समझ लीजिए कि आपकी नौकरी ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। समझ गए? तो वो किस लिए है? आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने का जो प्रोसीजर है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड, वैलिडेट वर्क। स्टूडेंट, वैलिडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? आप कोई काम क्यों कर रहे हो, तर्क संगत है या नहीं है? सपोज करो आपको बनाना है, सपोज ट्री बनानी है, सपोज ट्री का इवैल्यूएशन टेस्ट है, आपने लेकिन दूसरे टैबलेट के टेस्ट चालू कर दिए, और वो आपसे पूछेगा ना कि भाई ये जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हो बेस्ड ऑन विच प्रोटोकॉल, बेस्ड ऑन विच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो वो आपको जवाब देने भारी ना पड़ जाए, इसके लिए आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अपने वर्क को, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सारे के सारे काम पुराने हों, कुछ काम नए भी होंगे। नए होंगे तो उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसको प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसका वैलिडेशन करके देखना पड़ेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके देखना पड़ेगा, तभी जाके हम पूरा एश्योर हो सकते हैं कि नहीं अब ये फॉर्मूला वैलिडेट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो फैसिलिटीज हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो मॉनिटर करने बहुत जरूरी है। पता लगा फैसिलिटीज इनिशियल लेवल पे बहुत सारी आ गई, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे लोग मिले जिसने उनकी फैसिलिटीज को और इक्विपमेंट को खराब कर दिया। जैसे कि सपोज करो टैबलेट का एक बैच बन रहा है, 1 लाख टैबलेट बनी, तो हर बैच के बाद प्रॉपर वॉशिंग होना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? एक तो कंटामिनेशन से बचने के लिए। ओके और नॉट? आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो पहली चीज हो गई यस सर। इसके लिए कि हमें फैसिलिटीज को क्या देखना जरूरी है कि फैसिलिटीज प्रॉपर है या नहीं है। वो फैसिलिटीज कहीं ऐसा तो नहीं है वहीं के स्टाफ ने कोई कमी उसके अंदर कर दी हो, क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो चीजों के अंदर कमी भी आएगी। और हम इस चक्कर में, डर के चक्कर में कि कहीं हमें हमारे जो सीनियर है वो डांटे ना, तो इस चक्कर में हम उनको बताते ही नहीं है कि ये चीज खराब हो गई है या इक्विपमेंट ये वर्क नहीं कर रहा, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए टाइम टाइम पे
आपको अपने जूनियर स्टाफ को भी बता के रखना है कि जितने भी फैसिलिटीज हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है और उसके ऊपर एक नोट वर्किंग का आपको एक टैग भी लगाना है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास इस टाइप का कोई डिमांड अगर आएगी तो हम बता सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें अभी ऑलरेडी किस में चल रही है, मेंटेनेंस में चल रही हैं। इट विल टेक अनदर 6 days और 7 days और 10 days और एज पर द जो इतना भी टाइम हमारे उसने ऑपरेटर ने मांगा है। फिर राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस। तो आपने देखा होगा आपकी लैब के अंदर हर स्टेप पे इंस्ट्रूमेंट्स हैंग हैं, वो इसमें एसओपीज हैंग है। उस एसओपीज की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है क्योंकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो समझ लीजिए आप जितने भी वहां पे लोग होंगे तो उस ऑपरेटर का काम है, इसके अलावा उनके सीनियर का काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो है क्वालिटी एश्योरेंस वाले का। तो वो सारे के सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लिखेगा और इंस्ट्रक्शंस जितनी दी हुई हैं उनके ऊपर काम करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन डेवलप एंड डेमोस्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंसी। स्टूडेंट्स, हर बंदा क्यूसी जॉब के लिए नहीं है, हर बंदा क्यूए के लिए नहीं है, और हर बंदा आर&डी के लिए नहीं है, और हर बंदा एफ&डी के लिए नहीं है। तो उसकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी डिजाइन करना है, वर्क उसका जो उसके अंदर डेवलपमेंट होगी उसको डिफाइन करना है और फिर सारी की सारी चीजें उसे ट्रेनिंग के टाइम पे डेमोस्ट्रेट करनी है। ठीक है, मैं अगर आज आप लोगों को, आप फार्मेसी कर रहे हो, मैं आप लोगों से कह दूं कि कल आपको मैथमेटिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके जिसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आए वो तैयार करके लेके आनी है। आप कहोगे कि सर मतलब गोली मार दो, ऐसा काम क्यों बोल रहे हो आप हमसे, क्योंकि ये तो हमारा डोमेन ही नहीं है, क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंसी इस चीज के अंदर है ही नहीं। मैं तो कॉम्पिटेंट हूँ फार्मेसी के अंदर, मैं कॉम्पिटेंट हूँ फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर, फार्मा केमिस्ट्री के अंदर या फिर कोग्नोसी के अंदर। इसमें आप मुझे बोलिए, इसमें मैं करूंगा, यही होगा कि नहीं होगा? yes, लेकिन मैं आपको दूसरे देश में ले जाता हूं, दूसरे देश में मतलब आपको मैंने इंजीनियरिंग का बोल दिया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, तो आप मतलब ठीक है बोल तो भले ना पाएंगे लेकिन गालियां तो वो जरूर देंगे कि ये तो जो हमारा क्यूए पर्सन, जो क्यूए मैनेजर है, इसको तो नॉलेज ही नहीं है कि इसके पास स्टाफ कैसा है। हम जनरली, आप लोगों ने कंप्लेंट सुनी होगी, आपके बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होंगे या आपके पेरेंट्स भी कभी बात करते होंगे कि मुझे ऐसा काम दे दिया जो मुझे आता ही नहीं है, जो मेरा काम है वो मेरे से लिया नहीं जाता। टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, इस टाइप के अधिकतर वर्ड्स बोलते हैं। तो जो कॉम्पिटेंसी ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि तभी हम क्वालिटी निकाल पाएंगे। मैंने किसी एक पर्सन को स्पेशली अपॉइंट किया है कि वो सपोज करो वो क्या पढ़ाएगा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएगा जैसे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया या फिर आपका क्या नाम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। मैंने लेकिन उसको कह दिया कि आप एक काम करो, पढ़ के ही तो पढ़ाना है, आप मैथ पढ़ाने लग जाओ, आप केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाओ, फिजिक्स पढ़ाने लग जाओ। तो वो क्या करेगा, 2 महीने के अंदर जॉब छोड़ जाएगा। या फिर तरीका होता है कंपनी का, किसी बंदे को अगर जॉब से निकालना है तो ये तरीके यूज किए जाते हैं कि इसको ऐसा काम दे दो जो इसका डोमेन ही ना हो, अपने आप छोड़ के चला जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ये इंडस्ट्री में जब आप Yes, sir. जाएंगे तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए इतनी ज्यादा आपको समझ नहीं है इन सारी चीजों की, लेकिन आपके पेरेंट्स से आप बात करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है कंटामिनेशन। स्टूडेंट्स, कंटामिनेशन, फार्मा इंडस्ट्री की बात अगर मैं करता हूं तो हमें अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंटामिनेशन वाले चाहिए होते हैं या कंटामिनेशन फ्री चाहिए होते हैं? कंटामिनेटेड फ्री होनी चाहिए sir. कंटामिनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। और कंटामिनेशन से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाने पड़ते हैं? हमें सारी की सारी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है, हमें चेक पॉइंट बनाने पड़ते हैं, चेकलिस्ट बनानी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट का सोर्स क्या है, सोर्स कहीं खराब तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक हमारा कंटामिनेशन से प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें फिर एपीआई पे जाना पड़ेगा, एपीआई ने फिर कैसे प्रोसेसिंग की थी उस पे जाना पड़ेगा, क्या वो प्लांट WHO GMP सर्टिफाइड था या नहीं था, उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेसेस, और हमारे ये एक 10वां पॉइंट जो है वो अगेन फिर एक इंपॉर्टेंट है, प्लान्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट्स। हमें हर टाइम ऑडिट्स को प्लान करना है। ऑडिट्स मतलब निरीक्षण, जो भी चीजें आपके पास हैं उसकी इंस्पेक्शन होनी जरूरी है। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, आपकी यूनिवर्सिटी की यूजीसी करता है, या फिर नैक करता है,
या फिर एनबीए करता है। ऐसे ही आप लोगों का इंस्पेक्शन आप लोगों के टीचर्स करते हैं, आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं, आप लोगों के टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाती है, आप लोगों के मिड टर्म टेस्ट हैं, आप लोगों के एंड टर्म टेस्ट हैं, और आप लोगों का फिर रिजल्ट निकलता है। तो ये जो है ऑडिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। अगर ऑडिट्स नहीं हुआ, पीरियोडिक ऑडिट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के, मैं आज आप लोगों को पढ़ाना चालू करूं और सीधा कहूं कि अब आपके पेपर होंगे सीधा फाइनल, तो आप लोग सीधे फाइनल पेपर में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सब्जेक्ट को लेकर, मैं कितना चाहता हूं आपकी क्या लिखें, और कितना आप लोगों को शेयर इसके बारे में किया गया है और उसकी आपको नॉलेज है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आई होप आप लोगों को ये 10 प्रिंसिपल समझ में आ चुके होंगे, इनके अंदर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्ली। सेकेंड, फॉलो रिटन प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड, डॉक्यूमेंट वर्क। फिर वैलिडेट वर्क। फिर मॉनिटर फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इज डिजाइन डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंस। Then protection from contamination. Then control component and product related processes. After this, conduct planned and periodic events. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Next. अच्छा, इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए होती है, वो चीज होती है हमारे एनवायरमेंट की सेफ्टी। सारा सामान बनाया, केमिकल है सब जगह, केमिकल को उठा उठा के हम फेंक रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? वाटर में जा रहे हैं। वाटर कंटामिनेट होना चालू हो गया। अब उससे क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। हमें अपने ही इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा प्लांट लगाना है, जैसे आप लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुना होगा, एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है कि आपका जितना भी वेस्ट है उसको आप ट्रीट करें और उस पानी को अपनी खेती बाड़ी के लिए या फिर अपने प्लांट्स के लिए, उनके लिए यूज किया जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूं अपने कॉलेज की, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, आरओ वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट है। लगभग यहाँ का आपको अगर मैं टीडीएस बताऊं तो आप टीडीएस सोच के हो सकता है शायद बेहोश हो जाएं कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो टीडीएस है लगभग 3000 है पानी का। ठीक है, 3000। आई थिंक आप लोगों को टीडीएस पता है क्या होता है? पहले ये बताओ। हेलो हेलो, कनेक्शन कट गया क्या? अच्छा, सभी हैं अभी? टीडीएस कोई नहीं जानता क्या होता है? टीडीएस इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, मैं एक मिनट पहले देख लूं क्लास में कितने जिंदा हैं, नहीं है सारे लोग, क्योंकि काफी देर से स्क्रीन शेयर है। हाँ, बच्चे तो हैं, 37 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी नहीं बोला। टीडीएस इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, क्या है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। क्लियर हो गया? Yes, क्यों sir. होती है जरूरत इसकी? इंपॉर्टेंस क्या है? हमें अपने जितना टीडीएस ज्यादा है उतना हमारा हार्ड वाटर होगा, जितना हार्ड वाटर होगा उतना हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी सॉइल के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो हमें क्या करना है? हमें उसको सही करना है। उसके लिए हमें देखो, एक तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, और हमारा जो फिर सीवेज ट्रीट होने के बाद फिर वो क्या होता है, उसको हम सही करते हैं, और सही होने के बाद फिर वो खेती बाड़ी मतलब खेतों में या इन सारी उसमें यूज किया जाता है। मतलब आप अपने ही पानी की जिम्मेवारी खुद लेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं। इंडस्ट्रीज बाहर छोड़ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जहां तक मेरे को याद है, एक हम ये NH2 पे शायद झाड़ सीतली के आसपास एक एरिया पड़ता है, वहां पे बहुत सारे लोगों को कैंसर है, क्योंकि वहां पे कोई इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का सारा वेस्ट वहां नाले के पानी में जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो पशु हैं उनको भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। और मतलब ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ झाड़ सीतली के आसपास में, मेरे को इंडस्ट्री का नाम याद नहीं आ रहा, पेपर में छपा था उस इंडस्ट्री का नाम। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा इसके अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें इन सारी चीजों को अपने ही प्लांट के अंदर ट्रीट करना है, और ये कंपलसरी हो गया है। इवन जितनी सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी ये मस्ट कि आपको क्या करना है, अपना सारा का सारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है। अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा तो फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इंटरप्शन बेटा, एक्चुअली मेरा 1 बजे ना पेपर भी है एक, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ मैसेज चल रहे हैं बच्चों के। हाँ, तो
एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है, बियॉन्ड जीएमपी हमें ये सारी की सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। हमारा जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो, और साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली एक ऐसा जोन बने जो कि सारी की सारी चीजों को देख सके। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमें जो कोस्ट है, ठीक है ना, अभी किसी का माइक ओपन है शायद, हाँ, कोस्ट की बात करते हैं जीएमपी की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्ट ऑफ इफेक्टिव जीएमपी, क्या सोच सकते हैं आप, क्या कितना इमेजिन कर सकते हैं कि कितना आ रहा है? अगर मैं बात करता हूं, हमें कुछ चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, कॉस्ट बेनिफिट्स सारे के सारे देखने पड़ेंगे जीएमपी और क्यूए के। ठीक है, अब उसके लिए प्लांट का लेआउट बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लांट के लेआउट के बाद उसमें जो वर्क कर रहे हैं स्मूथली वो वर्क कर रहा है कि नहीं करना, वो देखना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं एंड में कह सकता हूं कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो समझ लीजिए हम किसी भी चीज को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। और जब किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं बना तो फिर आप किसको धन्यवाद करेंगे समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब धन्यवाद देना है, हमें जो रिडक्शन करना है वर्क इन प्रोसेस को, इन्वेंट्री को ख्याल में रखते हुए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉइड करना है जितने भी हमारे, देखो जब जीएमपी होगा तो होगा क्या कि हमारी जो वेस्ट है वो कम से कम होगी, रिकॉल नहीं होगा प्रोडक्ट। रिकॉल समझते हो बेटा? रिकॉल क्या होता है? प्रोडक्ट को वापस रिकॉल किया जा रहा है, किसकी वजह से? वहां पे कोई डिग्रेडेशन तो नहीं है। अगर डिग्रेडेशन हुआ तो समझ लो हमारे प्रोडक्ट को, जो फेज 4 मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोगों को अगर जीएमपी है तो समझ लीजिए इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और अगर जीएमपी नहीं है तो फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी ऐसी कमियां आएंगी, ऐसे ऐसे मार्केट से आपके प्रोडक्ट विड्रॉ किए जाएंगे जो फिर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अब है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन जीएमपी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिसीज, सेकेंड नंबर पे उसके एसओपीज, एसओपीज जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे उसकी स्पेसिफिकेशंस, नेक्स्ट नंबर पे उसका एमएफआर जिसको हम मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं, फिर आता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, फिर उसके मैनुअल्स, फिर मास्टर प्लान, मास्टर प्लान्स, फिर वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, फॉर्म्स जो हमें फिल करने होते हैं, कौन से फॉर्मेट्स हैं। अब आप सोचो एक शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में ही आपको पता है बहुत सारी हमारी जीएमपी फॉलो हो रही होती है, पता है? कोई बता सकता है कैसे? कोई मुझे बताएगा? हेलो, आप लोग यस हैं सर। क्या? शॉपिंग मॉल में आप क्लीनिंग डिपार्टमेंट देखते हैं वहां पे? Yes, sir. क्लीनिंग डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा एक पेपर लगा होता है, और उसमें जो भी वर्कर होता है जो साइन करके जाता है, एक स्लिप लगी होती है, उसमें साइन करने बहुत जरूरी होते हैं, और टाइम लिखा होता है कितने से कितने टाइम तक कौन बंदा रहा, और सारी की सारी चीजें देखता है वो। कभी नोटिस किया है? नो सर सर। नोटिस तो नहीं किया सर, होता है वह। एक बेटा पेपर लगा होता है वहां पे, हमेशा आपको देखा है ना, स्वीपर वहां पे हमेशा ही सफाई करता रहता यस सर, यस सर। है ना, वो फिनाइल के पोछे, क्योंकि वहां पे ना उनकी क्वालिटी चेक हो रही है, वो फॉर्म्स ऑलरेडी उन्होंने फिल करके वहां पे लगा रखा है कि 9 से 10 तक ड्यूटी इसकी है, 10 से 11 तक इसकी है, और 12 से 1 बजे तक इसकी है, या फिर 9 से 12 एक की है, उसके बाद 1 से जो ड्यूटी चेंज होती है तो उससे पहले उनका सुपरवाइजर आता है, वहां चेक करके जाता है, नहीं होती तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। समझ रहे? तो ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं बेटा। अब सोचो कि हमने शायद कभी प्रिडिक्ट नहीं किया, अब इवन हम जब एंट्री करते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, ऊपर एक हवा सी चलती है, कभी हवा फील की है वो जैसे हाँ, एंट्री Yes, होती है? यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस सर, यस। वो क्या है? वो डस्ट रिमूव करने के लिए होती है कि अगर कुछ भी नैनो पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं बहुत छोटे छोटे एयर डस्ट, उन सबको रिमूव कर देती है आपके ऊपर से। इसे बोलते हैं एयर कर्टेन। क्या बोलते हैं? एयर कर्टेन।
ठीक है, वो एयर कर्टन है। एयर कर्टन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटामिनेशन के लिए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपकी जब एंट्री हो रही है तो आपके जूतों के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है, आपके फेस के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है और आपके सिर के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है। और कहीं से हम बच जाए, आपके जो सिर है, सिर का जो मास्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे मतलब इस वाले इसमें सबसे ज्यादा जो कंटामिनेशन रहता है वो गर्ल्स के सिरों पे रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब पार्शियलिटी और बायसनेस वाली बात हो रही है। यूजुअली क्या होता है, जो बॉयज होते हैं, बॉयज अपने बालों को डेली वॉश करते हैं, ठीक है ना, तो उनके उसमें कोई भी अगर डर्ट होती है, डस्ट होती है, तो वो निकल जाती है। गर्ल्स यूजुअली ये ऑपरेशन जो होता है, ये जो वर्क होता है, ये लगभग 3 दिन में या फिर कोई डिपेंडिंग अपॉन उनका मतलब क्या वो रहता है उसके हिसाब से करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बाल होते हैं तो उनको थोड़ा सा होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो चांसेस रहते हैं कि डस्ट ज्यादा अडेयर हो सकती है उतने बड़े बालों के अंदर। तो इसीलिए ये एक स्पेसिफिकेशन आ गया। हाँ, जो बिल्कुल क्लीन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसको एयर कर्टन की भी जरूरत नहीं है, उसको ठंड लगेगी उल्टा अगर एयर कर्टन चलने लग जाएगा तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हैं कि कंटामिनेशन की क्या होती है, कंटामिनेशन से कैसे बचा जाता है, ये सारी की सारी चीजें समझते हैं कि नहीं समझते? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब बात आएगी कि हाउ डू जीएमपीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर, कैसे किया जाएगा। अगर मैं हाई लेवल की बात करता हूं, जो जीएमपीज हैं वो जो दूसरे नेशंस की हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है ना। हर एक को एक ही चीज चाहिए, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज अच्छी हो, वेल मेंटेन्ड हो, वेल डिजाइंड हो, वेल क्लीन्ड हो, एसओपी सारे के सारे रिटर्न होने चाहिए और अप्रूव्ड होने चाहिए। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, राइट तो हो गया, एसओपी लिख तो लिया, लेकिन वो अप्रूवल नहीं हुआ। इसके अंदर ना आपने अगर अपने देखे होंगे दो तीन चीजें आती हैं, एक तो प्रिपेयर्ड बाय, फिर चेक्ड बाय, फिर अप्रूव्ड बाय। आप जितने भी एसओपीज अपने देखेंगे अपने कॉलेज के अंदर तो उसमें 3 चीजें हैं, रिटन बाय, चेक्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। तो जो रिटन बाय सपोज करो वहीं के जो लैब इंचार्ज हैं या फिर जो उनके टीचर हैं उन्होंने राइट किया है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वर्क वो कौन सा होता है, चेक बाय। चेक किसने किया है, सपोज करो लैब टेक्नीशियन ने बनाया लेकिन टीचर ने उसको चेक कर लिया है। अप्रूव किसने किया है, अप्रूव फिर और हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, वहां से उसको अप्रूवल मिलेगा। प्लस वेल ट्रेन्ड पर्सनल एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत मैटर करता है कि जो हम वहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं, जो मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है वहाँ की वो कैसी है, उसको सारा का सारा काम आता है या नहीं आता, या फिर जस्ट नया कॉलेज खोल दिया है, नई फार्मा इंडस्ट्री खोल दी है, उसके बाद वहाँ पे लोग भी सारे के सारे नए हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जो आपका जो मेन बॉस होना चाहिए उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें में मिस्टेक हो सकती है, तो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जीएमपी के लिए। वो अगर मैं बात करता हूं उसके अंदर कुछ क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन क्रिटिकल स्टेप्स को ही ध्यान में रखकर हम सारी की सारी चीजों को सही कर सकते हैं। इनको ना वो चाहिए टाइम टेबल मैथ्स के लिए, एक बार बात कर लो। तो अगर मैं बात करता हूँ उनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम उसका रिव्यूअल होना चाहिए। अगर वो रिव्यू नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, सेफ्टी की, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारी स्पेसिफिकेशन के साथ कंप्लाई जरूर करें, क्योंकि जब तक वो कंप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे। कि जैसे आप लिमिट टेस्ट आपने किया, आप कहते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड से ये वेरिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपके पास एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को चेक करिए। उसने कहा है कि लाल कलर आना चाहिए तो लाल ही आना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए, या हरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई जीएमपी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक अगर मैं पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस दैट हैव बीन अनइंटेंशनली एडेड, या फिर कई बार हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वहां पे ऐसी चीजें बन गई हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ गई है, उसकी परसेंटेज प्योरिटी में दिक्कत आ गई है, और जितने भी मेडिसिन क्लेम किए जा रहे हैं उसका कोई अपना थेरेपेटिक इफेक्ट भी शो नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट वाली चीज है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आप लोगों को एक शायद बेस पता लग गया होगा कि ये जो जीएमपी है, जीएमपी इतने दिन से बात हो रही थी, 1963 में आई, इसकी क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आई होप आप लोगों को थोड़ा सा शायद आइडिया मिल चुका होगा।